प्रेजेंटिंग ग्रेजुएट द सपोर्ट सिस्टम एवरी स्टूडेंट डिजर्व। हेलो, दिस इज चौरसिया एंड आज हम लेकर आए हैं आपकी DU सोल एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आपके DU सोल के एग्जामिनेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे आपके इंटरनल्स होंगे, कैसे आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होंगे, आपको उसके लिए कैसे रेडी रहना है और भी कई चीज़ें जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये चैनल को लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट चैनल हमने स्टार्ट किया था टेलीग्राम पे। तो इस चैनल को हमने जून 11 2025 पे लॉन्च किया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये था कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जो कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, इनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और इनके करियर की डेवलपमेंट हो सके और ताकि ये कुछ नए स्किल सीख सकें। तो इसीलिए हमने एक ग्रेजुएट स्टार्ट किया था। तो आज हम इसको यूट्यूब पे भी अच्छे से प्री लॉन्च करने के लिए रेडी हैं, मतलब लॉन्च करने के लिए रेडी हैं, एक टाइप से आपका लॉन्च हो गया है। वो लॉन्च ये इसलिए इतनी जल्दी में करना पड़ रहा है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं और अभी के लिए आपको एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो हम सिर्फ DU स्टूडेंट्स के लिए अपना जो ये सब चैनल है, हमारा भी चैनल पूरा फोकस कर रहा है DU स्टूडेंट्स के ऊपर। तो धीमे धीमे हम एक्सपेंड करेंगे और कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को और कई सारे कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो और हमारा एक को पार्टनर भी है सेकेंडरी सक्सेस। तो सेकेंडरी सक्सेस बेसिकली 11th और 12th के बच्चों के लिए है, जो कि प्रोवाइड करता है कई सारा यूज़फुल कंटेंट जिससे बच्चों की बोर्ड्स में, बच्चों के एग्जामिनेशन में उनकी मदद हो सके। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन कंटेंट है इस वीडियो का, जो हमारा मेन पर्पस था इस वीडियो को डालने का। तो उसका मेन पर्पस है DU सोल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सारा DU जो एग्ज़ाम्स होते हैं सोल के बच्चों के लिए वो कैसे क्या होते हैं और कौन सा पेपर कब होगा, कैसे क्या प्रोसीजर, पूरा आपको अभी सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं। तो जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है, फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, सबके एग्ज़ाम्स दिसंबर से चालू हैं। सिर्फ कुछ कोर्सेज जैसे कि BCom ऑनर्स और एक दो कोर्स ऐसे हैं जो कि जिनका एग्ज़ाम जनवरी से स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। बाकी सबके एग्ज़ाम्स दिसंबर से स्टार्ट हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके थ्योरेटिकल बेसिस पे भी होंगे और प्रैक्टिकल पे भी होंगे। यानी कि प्रैक्टिकल इसमें लिखा है इंटरनल असेसमेंट। प्रैक्टिकल जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि उनको फाइल बनानी पड़ती है, उन्हें कई सारा अपना काम करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है, कई सारे केस स्टडी लिखने पड़ते हैं। तो ये सब आपका DU सोल के लिए नहीं होता है, जैसे इग्नू में होता है। इग्नू में आपको क्या कहते हैं, एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, पूरी फाइल वो जमा करनी पड़ती है, फिर वो फाइल सबमिट होती है, वहाँ पे चेक होती है, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको दोबारा बनानी पड़ती है। तो ये सारा झंझट आपके DU सोल में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक MCQ बेस्ड टेस्ट होता है आपका, जो आपका इंटरनल का मार्क्स डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 पेपर्स हैं, हर सेमेस्टर में 7 पेपर्स हैं। ठीक है, तो जो उनका टोटल क्रेडिट है वो 22 है, यानी कि उन 7 सब्जेक्ट्स का 22 क्रेडिट है और पूरे आपके ईयर के 14 सब्जेक्ट्स का क्रेडिट होगा 44। तो अब जैसे कि इसमें पासिंग का क्राइटेरिया क्या रहता है कि पहले होता था कि 44 में से अगर आपने 22 क्रेडिट्स स्कोर कर लिया, यानी कि आपने 50% स्कोर कर लिया, तो आपको पास कर दिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने एक वो बढ़ा दी है अपनी वो क्या कहते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। तो अब आपको 22 में से 44 में से 24 समथिंग आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, तब आप पास हो पाएंगे। ठीक है, ये अभी पिछले साल ही इन लोगों ने अपडेट किया था, तो ये चीज़ अब नई आ चुकी है। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा कि आप ये सोच के चलो कि आपको सारे सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम्स देने हैं। अगर आप सारे एग्ज़ाम्स दोगे और आप कैसे ना कैसे करके पास भी हो जाओगे तो आपको सब क्रेडिट्स मिल जाएंगे, मतलब आप ओवरऑल ईयर से पास हो जाओगे। अगर आपने 44 में से जो उनका पासिंग क्राइटेरिया जैसे कि 22 या 24, क्योंकि कुछ सेमेस्टर वालों के लिए, हम लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए 22 था पिछले साल, लेकिन अब शायद वो 24 हो चुका है। तो आप मान के चलेंगे कि 24 हमें स्कोर करना है, यानी कि 14 सब्जेक्ट्स में से हमें 8 सब्जेक्ट्स स्कोर करने हैं अच्छे से। ठीक है, 8 सब्जेक्ट में पास होना है। तो जो हमारे 7 सब्जेक्ट्स 14 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, उसमें से आपको 8 सब्जेक्ट्स पास करने पड़ेंगे, तभी आपका जो साल है वो आप उस साल में पूरे पास कंसीडर किए जाओगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि 14 सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो गए, मतलब कि 14 सब्जेक्ट्स में आपने 8 सब्जेक्ट्स पास नहीं किए,
तो आपको ये साल दोबारा देना पड़ेगा, यानी कि आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं होगे। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझो। और तो आपको बस यही कंसीडर करना है कि आप सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से दो, आप अपने इंटरनल असेसमेंट अच्छे से दो, आप अपने थ्योरेटिकल एग्ज़ाम अच्छे से दो। ठीक है, सब में अटेंडेंस आपको पूरी आपको अटेंड करने हैं, सारे पेपर देने हैं, चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, लेकिन आपको सारे पेपर देने हैं। अगर बाय चांस किसी चीज़ से क्लैश कर जाते हैं और आपकी दूसरी चीज़ कोई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आप छोड़ सकते हो। बाकी मैं रेकमेंड करूँगा कि जब तक हमारे पास पॉसिबल है, हमारी सिचुएशन इतनी पॉसिबल है कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है वो प्रज्ञान पोर्टल के थ्रू कंडक्ट होगा। तो क्या था कि अभी जो प्रज्ञान पोर्टल के साथ DU सोल वालों का कॉन्ट्रैक्ट था, वो टेंडर उनका ख़त्म हो गया था। तो अब वो शायद एक नया पोर्टल बनाने वाले थे, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने प्रज्ञान पोर्टल ही स्टार्ट कर दिया है। अब जो कि थर्ड सेमेस्टर वालों का प्रज्ञान पोर्टल में वो क्या कहते हैं, इंटरनल स्टार्ट होने वाले हैं। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के इंटरनल चल रहे हैं, अभी हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं। यानी कि अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो भी BCom ऑनर्स, BA प्रोग्राम और BA पॉलिटिकल साइंस, BA हिस्ट्री ऑनर्स, इन सब के किसी भी कोर्स का अभी इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, चाहे वो 7th सेमेस्टर वाला हो, 5th सेमेस्टर वाला हो, 3rd सेमेस्टर वाला हो या 1st सेमेस्टर वाला हो। ठीक है, तो आप सभी को जो ज़्यादातर ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वाला बंदा देख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अभी डाउट है कि पेपर कैसे क्या होगा। बाकी सब बच्चे तो उन्हें तो आइडिया लग गया, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को तो आइडिया लग चुका है कि पेपर कैसे होते हैं और क्या कैसा प्रोसीजर रहता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप सभी को जो बुक्स मिले हैं वो आपके दोनों सेमेस्टर के लिए मिले हैं। समझ में आया? यानी कि आपके फर्स्ट ईयर की पूरी बुक्स आपको मिल चुकी हैं। पहले ऐसा होता था कि हर सेमेस्टर का बुक्स अलग से आता था, यानी कि फर्स्ट का अलग आएगा, फिर सेकंड का अलग आएगा, सब पेपर होने के बाद। जैसे फर्स्ट का पहले आ गया, फिर फर्स्ट के पेपर होंगे, उसके बाद जब वो फर्स्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब सेकंड सेमेस्टर के बुक्स रिलीज़ करते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको पूरे साल के लिए फ्री कर दिया कि आप पहले ही बुक्स ले लो। तो अब आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बुक्स तुरंत आपके पास अवेलेबल होंगी। तो आप अब ये करना कि सेकंड सेमेस्टर के लिए अपनी पढ़ाई जल्दी स्टार्ट कर देना। और जो बुक्स आपको नहीं मिले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपके सैक और बैक सब्जेक्ट हैं, तो अभी मैं बताऊंगा कि सैक बैक होता क्या है। ठीक है, तो जो आपके सैक बैक सब्जेक्ट्स हैं उसके जो बुक्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको ऑनलाइन PDF के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अब आपको डाउट होता है कि मैं PDF कहाँ से लेकर आऊँ, तो हमने वो पर्टिकुलरली अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। हमारा चैनल है DU मटेरियल्स करके, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। तो उसमें आपको PDF मिल जाएंगी सारे बुक्स की। ठीक है, चाहे DSC हो, वैक हो, सैक हो, ऐक हो, कुछ भी हो। ठीक है, और बाकी अगर नहीं मिलती है तो आप DU के पोर्टल में जा सकते हो, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी आराम से। आप जस्ट सर्च करना, आपको तुरंत 2-3 सेक्शन में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इजीली बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ सब्जेक्ट कैटेगरी। तो बेसिकली हमारे पास 5 सब्जेक्ट कैटेगरी होती है। DSC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है, तो ये क्या रहता है, DSC जो हमारा है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। यानी कि जो हमारा DSC है, DSC में क्या रहता है कि जो आपका कोर्स है, यानी कि मेरा जैसे कि BCom ऑनर्स है, तो DSC में मेरे BCom के ही सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कॉमर्स के, फाइनेंस के, तो ये सब होगा। ठीक है, अब दूसरा जनरल इलेक्टिव होता है। जनरल इलेक्टिव क्या है? जनरल इलेक्टिव जैसे मैंने BCom ऑनर्स विथ क्या लिया था मैंने, वो क्या कहते हैं, बिजनेस, हाँ BBA वाला लिया था मैंने, BBA FIA, मतलब कि BBA फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो मैंने इसका लिया था। ठीक है, तो अब मेरे जो जनरल इलेक्टिव हैं वो मेरा इस पे बेसिस पे होंगे, मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, क्योंकि मेरा GE मैंने जो उसके साथ अपने जो डोमेन के साथ सिलेक्ट किया है वो मैंने फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट किया है, तो अब मेरा GE भी उसी के बेस पे आएगा। ठीक है, तो आपका जो GE होता है वो जो आपने अपने कोर्स के साथ दूसरा जो कॉम्बिनेशन चूज़ किया होता है वही आपका GE होता है। ठीक है, तो जो आपका DSC है और GE है उसके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं 4। यानी कि इससे आपके पूरे जो सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स होते हैं, उसमें से 4 क्रेडिट एक DSC और एक GE वो करता है, होल्ड करता है। तो हमारे पास टोटल होते हैं 3 DSC और एक GE।
ठीक है। तो ये 4 होते हैं और ये 4 16 क्रेडिट्स वो करते हैं, अपने पास होल्ड करते हैं, यानी कि 16 क्रेडिट्स तो इनके हाथों में है। अगर हमने इन्हें पास कर लिया तो हमारे 16 क्रेडिट्स तय हैं। और फिर उसके बाद आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, SEC, वैल्यू एडिशन कोर्स, VAC, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, AEC। तो यहाँ पे जो मैंने बात करी क्रेडिट्स पॉइंट की, और ये जो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि क्रेडिट कैसे होगा, कैसे क्या रिज़ल्ट आता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कैसे क्या क्या पासिंग क्राइटेरिया है, जो क्रेडिट सिस्टम कैसे होता है, ये सब मतलब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था। तो अब मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, जो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई मेरे टाइम पे वो अब आपको रहे। मुझे क्लैरिटी मिली थी जब मैंने रिज़ल्ट देखा था अपना, तब मुझे समझ में आया था अच्छा ऐसे ऐसे ही पास करते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि जो आपके DSC का वो होता है, DSC के क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि 4 क्रेडिट, ठीक है। तो अब आपको 1 to 10 ग्रेड पे आपको जो स्कोर होता है वो आपका तय किया जाता है। जैसे कि आपने टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, सॉरी हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपने स्कोर किया 8, ठीक है, आपका 10 आउट ऑफ 8 आया ग्रेड, ठीक है। तो जैसे कि DSC में अगर आपने 8 स्कोर किया है तो आपका जो DSC का क्रेडिट पॉइंट है जैसे कि 4 है, तो 4 से 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका टोटल होगा 32। तो जब ऐसे कर करके ये मल्टीप्लाई कर करके जब टोटल स्कोर वो होगा तो उस स्कोर को 22 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा वो आपका CGPA होगा, यानी कि CGPA SGPA जो भी बोल दो आप, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे आपका जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, वैल्यू एडिशन कोर्स है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है। तो स्किल में क्या होता है, स्किल में आपको कोई स्किल सब्जेक्ट मिलता है, जैसे कि फाइनेंस फॉर एवरीवन, सॉरी फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंस फॉर एवरीवन तो वैक का है। तो SEC में आपको मिलता है फाइनेंस फॉर वो फाइनेंशियल लिटरेसी, और कई सारे जैसे रंगमंच हो गया, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, और डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक IT टूल्स, तो ये सब आपके सेक सब्जेक्ट्स हैं। और वैल्यू एडिशन कोर्स आपके हो गए फाइनेंस फॉर एवरीवन, और भी पॉलिटिकल साइंस, ऐसे कर करके कई सारे वो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो आपका फ़ी रिसिप्ट होगा, तो आपके फ़ी रिसिप्ट में आपको प्रॉपरली उसमें लिखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट कैटेगरी में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला है, ठीक है। वैक आपका कौन सा है, सेक आपका कौन सा है, और JEE आपका कौन सा है, उसमें सब प्रॉपरली लिखा होगा, ठीक है। तो अब आपका लास्ट एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, तो SEC में आपको बेसिकली हिंदी और EVS पढ़ना पड़ता है। अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी है या एसमीज़ पढ़ी है और उर्दू वगैरह है, अगर उन्होंने वो चूज़ की है तो उन्हें और ऑप्शन मिलता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं इसमें, आपका या तो EVS पढ़ेंगे या फिर हिंदी पढ़ेंगे। एक सेमेस्टर में आपका EVS होगा, एक सेमेस्टर में आपका हिंदी होगा। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS सेलेक्ट किया है तो आपका सेकंड सेमेस्टर में हिंदी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो आपको बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में, और आपको सबकी बुक्स मिलती हैं सिवाय SEC और VAC के, ठीक है। तो आई होप ये आपको इससे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आपका DSC सब्जेक्ट होगा वो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, यानी कि ये जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका BCom लिया अगर आपने तो BCom से रिलेटेड होगा, अगर आपने BA पॉलिटिकल ऑनर्स लिया है तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। मतलब कि ये आपका मेन टू मेन उसी जो आपने चीज़ ली है, BCom लिया है, BA पॉलिटिकल लिया है, तो उसी के सब्जेक्ट्स होंगे। अगर पॉलिटिकल लिया है तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे 3, अगर आपने BCom लिया है तो आपके कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो जो आपका जनरल इलेक्टिव है, ये जैसे कि आपने कोई कॉम्बिनेशन लिया है, आपने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विथ इंग्लिश लिया है, तो आपका जो जनरल इलेक्टिव होगा वो इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। ये समझिए कि जैसे कि जो इंग्लिश ऑनर्स वालों का सब्जेक्ट होगा, उनका जो डिसिप्लिन होगा, उनका जो कोर सब्जेक्ट होगा वो आपका जनरल इलेक्टिव होगा, क्योंकि आपने उसको कॉम्बिनेशन में लिया है। तो वो जो पढ़ रहे हैं उनमें से आपका एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझो, जैसे कि मैंने BCom ऑनर्स लिया है BBA FIA के साथ, तो मुझे BBA FIA का एक कोर सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव में पढ़ना पड़ता है हर सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल इलेक्टिव। अब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की मैं बात करूँ तो रंगमंच हो गया, बेसिक IT टूल्स हो गया, और आपका फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया। तो ये सब आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हैं। तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के रिगार्डिंग एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, जो मैं आपको थोड़े आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। वो आपको बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता होगी। अगर सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आगे, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम कर सकता है। ठीक है। तो जो वैल्यू एडिशन कोर्स होता है वो आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि फाइनेंस फॉर एवरीवन हो गया, और पॉलिटिकल साइंस का एक कोई वो होता है सब्जेक्ट होता है, साइकोलॉजी का होता है, तो ये सब आपके वैक में आते हैं। ठीक है। और जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स होता है वो आपका हिंदी या ईवीएस में से कोई एक सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर सेकंड में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीक्वेंस की। तो जो हमारा सीक्वेंस होने वाला है वो बहुत ही इजी पीजी रहेगा। सबसे पहले आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। ठीक है। वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब ये दोनों चीज़ें या तो हो सकता है कोई आगे या पीछे हो जाए, या दोनों साथ में आ जाए, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि जो एडमिशन थे थर्ड ईयर वालों के और थर्ड ईयर वालों के, सेकेंड ईयर वालों के, उन सब के जो एडमिशन्स थे अब वो डेडलाइन उनकी ख़त्म हो गई। अब कोई भी बच्चा किसी भी कंडीशन में थर्ड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो अब वहाँ से वो लॉक हो गया। तो अब ये समझिए कि उन्हें पता है कि हाँ इतने बच्चे अब एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, इतने बच्चों की फ़ीस जमा हो गई है, इतने बच्चे ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब इंटरनल बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे और एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि कई सारे बच्चों के अभी तुरंत ही पेपर स्टार्ट है, किसी का 6 तारीख से है, किसी का 12 तारीख से है। तो एडमिट कार्ड ये समझिए कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। तो बस अब आपकी बारी है। तो मुश्किल से 2 या 3 दिन में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको एडमिट कार्ड मिल ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो। ठीक है। किसी भी सेमेस्टर, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। तो इंटरनल असेसमेंट अभी पीजी वालों का चल रहा है। पहले प्रज्ञान पोर्टल का टेंडर ख़त्म हो गया था, तो सोल अपना नया पोर्टल बनाने वाला था, लेकिन अब उन्होंने शायद फिर से प्रज्ञान के साथ टेंडर ले लिया होगा, जो कुछ भी हुआ होगा। तो अभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों का इंटरनल स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद थर्ड ईयर वालों का, सेकेंड ईयर वालों का और फोर्थ ईयर वालों का स्टार्ट होगा। और उसके बाद जब इन तीनों का ख़त्म हो जाएगा फिर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का इंटरनल स्टार्ट होगा। हो सकता है कुछ कोर्स के बच्चों के लिए एग्ज़ाम पहले पड़ जाएगा और इंटरनल बाद में होगा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम पहले स्टार्ट हैं। बी कॉमर्स फर्स्ट ईयर वालों के लेट हैं, जनवरी में हैं। तो हो सकता है किसी का पहले पड़े, किसी का एग्ज़ाम्स के बाद पड़े, या किसी का एग्ज़ाम्स के बीच में पड़े। तो ये ऐसा थोड़ा सा सिक्वेंस आपके लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 7 से 10 दिन का टाइम मिलेगा, आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके ये सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स आपके, मैंने आपको बताया है कि वो जो डेट शीट है वो आ चुकी है, फाइनल डेट शीट है। तो आप एक बार अच्छे से उसको चेक कर लो। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एक काम करो कि अपना फर्स्ट सब्जेक्ट देख लो कि मेरा पहला सब्जेक्ट किस तारीख से स्टार्ट है, और उस तारीख को सोच लो। उसके बाद अभी 5-6 दिन में आपको वैसे ही एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें प्रॉपरली आपको सब कुछ लिखा होगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम किस दिन, किस सेंटर पे और किस टाइम पे आपको देना है। जो आपका सेंटर होगा वो फिक्स होगा, यानी कि आपको सातों सब्जेक्ट्स के पेपर उसी एक सेंटर में देने पड़ेंगे। सेंटर आपका हर सेमेस्टर में बदलता है, और ऐसा नहीं है जहाँ क्लासेस हो रही हैं वहीं पे आपका एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको क्लासेस कहीं और पढ़ती हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं और पढ़ता है। किसी किसी का स्कूल में भी पढ़ सकता है, क्योंकि डीयू ने पिछले सेमेस्टर से स्टार्ट किया था कि अब उन्होंने अपना सेंटर स्कूल में भी देना स्टार्ट किया है। जैसे जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, जब कॉलेज उतना कैपेसिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो स्कूल भी हायर करते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी सबकी ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को कॉलेज ही मिलेगा, ड्यू का कोई कॉलेज होगा जहाँ पे आपके पेपर होंगे। और आपका टाइम मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 बजे होगा दोपहर में। सारे सोल के बच्चों का, इग्नू के बच्चों का यही टाइम होता है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम सेंटर क्या पता उन्हें दूर मिल जाए। तो उन्हें सुबह से, बंदा अगर 9 बजे का पेपर होगा तो सुबह से 3 घंटे में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं। ठीक है। कुछ लोग तो पूरे दूसरे स्टेट में ही रहते हैं। तो इसलिए मोस्टली सारे बच्चों का 2 बजे से ही स्टार्ट होगा। बाकी आपको वो क्लैरिटी एडमिट कार्ड में आपको अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद एक लास्ट चांस देती है इंटरनल असेसमेंट वालों को। यानी कि जिस बच्चे ने अपना इंटरनल नहीं दे पाया, या फिर उसके दोनों, उसमें क्या कहते हैं, दोनों अटैम्प्ट्स में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उन्हें एक तीसरा अटैम्प्ट मिलता है जिसमें वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है। अभी अटैम्प्ट का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको भी इंटरनल असेसमेंट का पूरा जो पेज आएगा उस पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो जब ये सब हो जाएगा उसके बाद 5 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। यानी कि अगर आपने अभी पेपर दिया, दिसंबर जनवरी में पेपर दिया, तो आपको जून में आराम से जून में ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। जब आपकी सेकंड सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट होने वाले होंगे उसी के आपको 15 से 20 दिन पहले आपको रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होगा। थोड़ा जल्दी या थोड़ा सा लेट हो सकता है, वो मैंने एक आपको अप्रोक्स टाइम बताया है जो कि हर साल ऐसे ही इतने टाइम पे आता है, तो मैंने वो बता दिया। बाकी हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इंटरनल असेसमेंट वाले पेज पे। तो इंटरनल जो है आपके पूरे प्रज्ञान पोर्टल पे होने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों को उसको लॉगिन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को सोल रोल नंबर और ईमेल आईडी में से कोई एक ऊपर डालना पड़ेगा और नीचे आपको बारकोड और कंट्रोल नंबर डालना पड़ेगा। अब बारकोड और कंट्रोल नंबर का ऑप्शन नहीं है नीचे उसमें, लेकिन अभी ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड ईयर के बच्चों का जो प्रज्ञान पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि वो अपना लॉगिन कर सकते हैं। वो लॉगिन करके उसमें एक डमी टेस्ट है, 5-10 क्वेश्चंस का एक डमी टेस्ट है, जिसको आप दे सकते हो कि उसको ट्राई कर सकते हो कि हाँ ये पोर्टल अब सही चल रहा है कि नहीं, आप वो चेक कर सकते हो। तो ये अभी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए और सेवन्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये पोर्टल अभी लॉगिन नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे बारकोड मांग रहे हैं, क्योंकि आपको अभी बारकोड नहीं मिला है। तो जब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वो स्टार्ट होगा इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर, तो आपको या तो सोल आपको बारकोड रिलीज़ करेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको बारकोड मिलेगा। अदरवाइज़ वो आपको एक ऑप्शन देगा कि आप अपने कंट्रोल नंबर से लॉगिन कर सको। ठीक है। तो आपका कंट्रोल नंबर आपको उसमें दिया है, आपके फी रिसिप्ट में दिया है, आपके सोल आईडी कार्ड में कंट्रोल नंबर लिखा है, तो आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो अगर बाय चांस आपको बारकोड नहीं मिलता है। ये तब का प्रोसीजर है जब वो आपके लिए स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको अलग से उसके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो अभी उसके लिए इतनी टेंशन मत लो। ठीक है। जो आपका बारकोड है वो आपको बाद में मिलेगा। तो प्रज्ञान पोर्टल में बेसिकली अभी तक क्या रहता था कि आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलते थे। 2 में से आप मतलब 2 बार आप पेपर दे सकते हो। एक सब्जेक्ट का पेपर आप 2 बार दे सकते हो, MCQ वाला, इंटरनल असेसमेंट वाला। और उसमें से जिसके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं उसी को कंसीडर किया जाता है। मान लो आपने पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें आपके मार्क्स आए 10, फिर आपने दूसरा अटैम्प्ट दिया, उसमें आपके आए मार्क्स 15, तो आपका जो 15 मार्क्स वाला वो जो अटैम्प्ट है उसको कंसीडर किया जाएगा और आपके 15 मार्क्स रिजल्ट में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे ये आपको एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अभी तक तो 2 अटैम्प्ट्स का सिस्टम रहा था, अब अगर उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हो तो हो सकता है कि एक अटैम्प्ट का आए। वैसे सोल वाले इतने बुरे नहीं हैं कि आपको एक अटैम्प्ट दें, तो वो जैसे हर साल 2 देते हैं तो इस साल भी आपको 2 ही देंगे। ये तभी पता चलेगा जब उनका प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए पेपर वो इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें साफ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सब लिखा रहता है। आप जैसे ही उसके लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिखेगा, उसके अंदर आपको वो दिखेगा कि ये कितने मार्क्स का है, टोटल मार्क्स कितना है, कितने घंटे में आपको इसको देना है, सबमिट करना है, और कितने अटैम्प्ट आपको उसमें मिले हुए हैं, कितने आपने एग्जॉस्ट कर लिए, वो सब आपको उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो ये जब वो स्टार्ट करेंगे मैं प्रॉपरली एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारे DSC और जनरल इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके 35 क्वेश्चंस आते हैं इंटरनल असेसमेंट पे। यानी कि जो वो सब्जेक्ट होते हैं, DSC और JEE सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनल असेसमेंट में, और टोटल मार्क्स उसका होता है 70। और जो आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है वो 90 मार्क्स का होता है। JEE में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या सब्जेक्ट है आपका। वो आप समझ सकते हो आपके PYQ देख के। आप PYQ खोलो तो उसमें आपको दिखेगा। बाकी ये टोटल मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट और ये सब आपको इतना ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फोकस करो कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो। तो एक प्रज्ञान पोर्टल की खासियत ये रहती है कि आप जो अपने MCQs देते हैं इंटरनल असेसमेंट वाले, तो उसमें कोई वो नहीं रहता है, आपका कैमरा वैमरा ऑन नहीं रहता है, आपको बस पेपर देना पड़ता है उस टाइम के अंदर। तो बहुत से बच्चे, यानी कि सारे ही बच्चे कह लो, सब लोग चीटिंग करते हैं। ठीक है। चीटिंग करके आराम से इंटरनल देते हैं, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो उनका इंटरनल जो है इतना हेक्टिक नहीं रहता है, इतना प्रेशर वाला नहीं रहता है, और उसके मार्क्स ईजीली वो स्कोर कर लेते हैं। 80 to 85% तो अच्छे से आप स्कोर कर ही लोगे। ठीक है। और जो लास्ट में मैंने उसमें सीक्वेंस में आपको बताया था ना कि एक लास्ट अटैम्प्ट देता है DU सोल,
तो अगर जैसे कि आपने दोनों अटैम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिए तो वो तीसरा अटैम्प्ट आपको देगा, यानी कि आपके 2 अटैम्प्ट्स में नहीं हो पाया, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आया, तो तीसरा आपके पास है। तो जो आपका तीसरा होगा, अगर आपने उसमें हाई स्कोर कर लिया तो आपका वो कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर स्कोर लो हुआ तो जो आपका हाईएस्ट होगा तीनों अटैम्प्ट में वो आपको कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उसके मार्क्स उठाए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और मोस्टली सब बच्चे ये करना, मैंने इंटरनल का इतने अच्छे से आप सभी को बताया है, तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो तो हमारा चैनल तो एक ज्वाइन कर ही लो आप, टेलीग्राम वाला, और इसको भी सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे, तो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो आप इंटरनल देना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने इंटरनल देना भूल गए तो आपका खेल उसमें मतलब बहुत खतरनाक हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप इंटरनल में फेल हो जाओगे, तो फिर आप मोस्ट प्रोबेबली उस सब्जेक्ट में बैक आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये मत करना कि इंटरनल भूल जाओ, ठीक है, इंटरनल मत भूलना। और अपना सब स्टे ट्यून रहना हर चीज़ से, सोल की साइट से, हमारे चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको अपडेट तुरंत मिल सके। और आपको सोल वाले प्रॉपरली मैसेज भी करते हैं, वो आपको सब चीज़ मैसेज करके बताएंगे, बस आपको अपने मैसेज देखना है और उनके मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। जो भी पूरा पूरा मैसेज का कम्युनिकेशन जो होता है वो आपको सब एसएमएस के थ्रू, यानी कि आपके नंबर पे एसएमएस आता है। मेल्स कम आते हैं, मेल्स बिल्कुल, मुझे तो ना के बराबर कोई मेल्स ऐसा मिला हुआ है। आपको सब एसएमएस के थ्रू ही बताया जाता है। तो उसमें आपका बार कोड आएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका जैसे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो सब आपको एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। बस इंश्योर ये करना कि जो आपका सोल के साथ नंबर रजिस्टर्ड है वो अप टू डेट रहे और वो एक्टिव है। ऐसा नहीं कि आपने जो नंबर दे दिया वो बंद हो गई सेम उसकी, तो फिर आपको कोई अपडेट नहीं मिल पाएगा, ना आपको कोई बारकोड मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप सोल जाके अपना नंबर चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर। तो अब मैं आपको एक खुशखबरी ये बताने वाला था कि जो सैक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ सैक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, यानी कि सिर्फ उनके इंटरनल असेसमेंट होंगे और उसी के बेसिस पे आपको टोटल स्कोर मिलेगा, उसका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। यानी कि जैसे ये इसमें लिस्ट है आपकी: कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, रंगमंच, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक आईटी टूल्स। अगर इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट आपके किसी भी सेमेस्टर में है तो उस सेमेस्टर का आपको एक पेपर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप सपोज़ करो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिजिटल मार्केटिंग आपने चूज़ किया, तो आपको ऐसी कंडीशन में डिजिटल मार्केटिंग का पेपर देने नहीं जाना पड़ेगा थ्योरेटिकल वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी 6 सब्जेक्ट्स का पेपर देने जाना पड़ेगा, ठीक है। जो 3 डीएससी हैं उनके, एक जनरल इलेक्टिव, और आपका जो एक और वैक है उसके पेपर देने जाना पड़ेगा, आपको सैक का पेपर नहीं होगा अगर आपके सैक सब्जेक्ट्स में से ये कोई सब्जेक्ट होता है तो, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे। और इसमें कई सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डेट शीट में डिजिटल मार्केटिंग भी लिखा हुआ है, तो बच्चे सोचते हैं अरे ये तो डेट शीट में इसका नाम है, तो ये कैसे, मतलब कि डेट शीट में भी है और सर कह रहे हैं कि ये पेपर में भी नहीं आया, पेपर भी नहीं होगा इसका थ्योरेटिकल। तो ये चीज़ है कि उसमें लिखा होगा साफ साफ कि एडमिशन बिफोर 2022, या फिर लिखा होगा एडमिशन ऑफ 2022। तो इसका सीधा साफ मतलब ये है कि जो 2022 से पहले वाले बच्चे हैं, यानी कि जिन बच्चों ने एडमिशन 2022 में लिया है या उससे पहले लिया है, तो उनको ये पेपर देना है, आपको नहीं देना है। अगर आपका 2023 में एडमिशन हुआ है, 24 में हुआ है, और फर्स्ट ईयर वालों को 2025 में हुआ है, तो आपको ये पेपर नहीं देना है। ये सिर्फ पुराने बच्चों के लिए है जो 2022 या उससे पहले के एडमिशन पे सोल में है, ठीक है, उनको पेपर देना है, आपको नहीं देना है। तो ऐसा प्रॉपरली उसमें लिखा हुआ होता है, आप उसको बस देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो अगर आपकी सब्जेक्ट्स होते हैं तो बस आपके लिए अच्छी बात है कि आपको पेपर एक कम देना पड़ेगा, और बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट हो वो इन पेपर का काफ़ी अच्छा हो। अगर आपने इसमें 80 to 90% स्कोर कर लिया तो आपका उसमें उस सब्जेक्ट में ओवरऑल आपका 80 to 90% मार्क्स आ जाएगा। तो ये आपका बढ़िया क्लियर हो जाएगा और आपका आराम से एक सब्जेक्ट की टेंशन ख़त्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स की। तो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो एज़ पर डेट शीट होंगे। कुछ छोटा मोटा अगर कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं या कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो आपको बता देंगे सोल वाले, ठीक है। उसको वो या तो पोस्टपोन कर देंगे, पोस्टपोन ही करते हैं बेसिकली, कैंसिल तो कभी करा नहीं है, तो पोस्टपोन ही होगा। अगर आपको कोई ऐसा कुछ होता है तो वो तुरंत आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट ईयर वालों के साथ तो बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, ठीक है। एक बार पिछले साल हुआ था,
तो उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ था, बाकी और ऐसा नहीं होगा, और होगा तो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपका एडमिट कार्ड जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं क्लोज, और रेगुलर वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो अब बचे हैं सोल वाले, तो सोल वालों का बहुत जल्दी आने वाला है। तो जो डीएससी और जनरल इलेक्टिव का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, और आपका टोटल मार्क्स होता है 90 मार्क्स का, मैंने ये पहले बताया था आपको। ठीक है, तो उसमें आपको ये लिखा है कि 7 सब्जेक्ट के थ्योरी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अगर आपका सैक उन सब्जेक्ट्स में आता है जिनके पेपर नहीं होने वाले हैं, तो आपको 6 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें लिखा है ना, फॉर सम सैक एग्ज़ाम्स सोल डजेंट कंडक्ट थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स। ये वैसे मैंने ही बनाई प्रेजेंटेशन, तो उसमें कुछ वो नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करना है, यानी कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या आपके साथ होगा, कैसे क्या आपको एंट्री वगैरह सब कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो अच्छे से कपड़े पहन के जाना, फॉर्मल। ठीक है, ज़्यादा इनफॉर्मल मत पहनना, मतलब ऐसे शर्ट पैंट या कुछ भी, मतलब कुछ भी पहन सकते हो। बस ये इंश्योर करना है कि आप मतलब थोड़े सही से सिंपल आएँ, ज़्यादा मॉडर्न या ज़्यादा आप भी आउटफिट ना पहने ऐसा कोई कि जिससे आपको रोक के आपकी चेकिंग ज़्यादा लेट हो सके। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि अगर आप कोई आउटफिट पहने हो, उसमें कई सारी जेब वगैरह है या फिर कुछ अलग चीज़ है, और अगर सामने वाले अथॉरिटीज़ को ये शक हुआ कि आप कुछ फर्रे वर्रे लाए हो, तो ऐसी कंडीशन में वो आपको साइड में खड़ा करके आपकी पूरी तलाशी लेंगे, तो ऐसे आपका ही टाइम बर्बाद होगा। तो ये इंश्योर करो कि मैं सिंपल से कपड़े पहन के जाऊँ, ताकि लोग मुझ पे शक ना करें और मैं आराम से पेपर देने जा सकूँ। वैसे आपकी चेकिंग कोई नहीं करेगा वहाँ पे। चेकिंग तब होती है या तो बीच एग्ज़ाम में आपको खड़ा करके चेक कर ले, तो ये भी बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आप बाय चांस पकड़े जाते हैं तो आपको 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाता है, अनफेयर अनफेयर मींस प्रैक्टिस वाला। तो उसमें फिर आपकी अच्छे खासे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना कि फर्रे लेके जा रहे हो या फिर बुक वुक लेके जा रहे हो, ये मत करना। ठीक है, एक बच्चा मेरे सामने ऐसे ही फंस गया था, उसने तो नोट भी नहीं रखी थी, दूसरे बंदे ने उसकी सीट पे नोट रख दी, वो फंस गया। ये कहो कि जो वो हमारा इन्विजिलेटर था ना, वो अच्छा था, उसने बोला कि इसका नहीं है, तो वो बच गया, अदरवाइज उसके तो लग जाते अच्छे से, बेचारे का बिना हाथ पैर धोए उसका खेल हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ रखना कि कोई चीटिंग वीटिंग मत ले जाना। और उसके बाद अपना आधार कार्ड या कोई भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू हो, और जिसमें आपकी फ़ोटो मतलब अच्छी खासी फ़ोटो हो, जिसमें आपका थोड़ा चेहरा पहचान में आए कि हाँ ये जो सामने बंदा खड़ा है ये इसी आइडेंटिटी कार्ड का बंदा है। ठीक है, तो आपका जो फेस होना चाहिए वो मैच होना चाहिए। या तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आधार कार्ड ही लेकर जाना, या फिर कुछ और अगर आपके पास हो पैन कार्ड वगैरह या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप वो भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो उसके साथ आपको ले जाना है अपना सोल एडमिट कार्ड और सोल आईडी कार्ड। तो सोल आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करा सकते हो और A4 पेपर पे करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आईडी कार्ड को आईडी कार्ड की तरह बनवा के आओ। बहुत से बच्चे ऐसे करके आते हैं तो वो थोड़े अजीब लगते हैं मुझे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आईडी कार्ड कभी आईडी कार्ड के रूप में उसको प्रिंट नहीं करवाना पड़ेगा। आपको हमेशा ऐसे आप A4 में प्रिंट कराओ और दिखा दो, कोई भी आपको कुछ नहीं रोकेगा, ना कोई टोकेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ले जाना है। और जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे, या तो आपको उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहरी दीवारों पर QR कोड दिखे मिलेंगे। QR कोड मिलते हैं सबको। ठीक है, तो वहाँ पे चिपका होगा, उसको बच्चे स्कैन करते हैं, और जैसे ही वो स्कैन करेंगे तो वो उसमें पूरा सीटिंग प्लान आ जाएगा। उसमें जैसे ही आप अपना रोल नंबर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस सीट पे मुझे बैठना है और उस पर मेरा पेपर होगा, और आपको रूम नंबर वगैरह सब उसी में मिल जाएगा, पूरा सीटिंग प्लान रहता है उसमें। ठीक है, या तो वो बाहर दीवार पे मिलेगा या फिर वो अंदर एंट्री करने के बाद मिलेगा। तो उसमें प्रॉपर्ली लिखा रहता है कि ये इस शिफ्ट के बच्चों के लिए QR कोड है और इस कोर्स के लिए कोड है। तो उसमें वो आप जैसे ही स्कैन करोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो वो बहुत ईजी रहता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस 3 चीज़ें ध्यान रखना है कि अच्छे से कपड़े पहन जाना, अपना जो आधार कार्ड और सोल आईडी कार्ड एडमिट कार्ड है उसको ले जाना मत भूलना, और जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उस पे आपको ये QR मिलेगा, तो ज़्यादा परेशान मत होना। QR कोड देखना, और बाय चांस आपका नहीं खुलता है तो वहाँ पे गार्ड भी बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको बताते हैं, मदद करते हैं कि हाँ वो अपनी फ़ोन में खोल देंगे और आपके लिए सर्च कर देंगे। या आप किसी भी दूसरे बंदे से बोल सकते हो कि सर्च कर दो बाय चांस अगर आपका QR कोड नहीं खुल रहा है तो।
तो वो सब बहुत हेल्पिंग होते हैं। और जैसे ही आप अपने क्लासरूम में बैठोगे और वहाँ पे आपको जो टीचर कॉपी देने से पहले वो एक बार चेक करेगा, तो वो आपका एक बार फिर से सीटिंग प्लान इंश्योर करेगा कि सब सही से बैठे हैं कि नहीं। तो वो आपको एक बार चेक कर लेगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको शीट भी उसी हिसाब से दी जाएगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपका पूरा एग्जामिनेशन कैसे होता है, आपके इंटरनल्स कैसे होते हैं और आपका क्या कैसा प्रोसीजर रहता है। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर बाय चांस नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट में मुझे बता देना, या मेरे ग्रुप में ज्वाइन करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे आपको अभी भी डाउट है। तो मैंने सब बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत टाइम भी लेकर समझाया है। तो अगर आप अच्छे से इसको देख लोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब मैं लास्ट में ये बात करना चाहता हूँ कि जो आपका रिज़ल्ट वाला होगा, मैं पहले आपको CGPA कैलकुलेशन का सोच रहा था, अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा अभी उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। तो क्या रहता है कि आपको जो आपका जो CGPA है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो जैसे मैंने बोला था कि DSC के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और एक जनरल इलेक्टिव होता है, और चारों के क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं 4, ठीक है। और बाकी के 3 सब्जेक्ट एक वैक सेक के 2-2 होते हैं। मान लीजिए आपने जो आपका ग्रेड सिस्टम है वो आपको 1 to 10 में से आपको किसी एक ग्रेड पे, जैसे कि आपने 90% स्कोर किया है तो आपका 9 ग्रेड होगा, ठीक है। अगर आपने आधा स्कोर किया है तो आपका 5 ग्रेड होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपने सारे 7 के 7 सब्जेक्ट में 5 ग्रेड ऑब्टेन किया है, यानी कि आपके 5 ग्रेड आए हैं। तो अब उनका कैसे होगा, मतलब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा CGPA का। तो अब यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो क्या कहते हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट्स 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट के तो 4 क्रेडिट पॉइंट हैं, तो वो 4 से 5 को डिवाइड होगा। आपने 5 ग्रेड ऑब्टेन किया और आपका जो क्रेडिट पॉइंट है वो आपका 4 है, ठीक है। तो 4 से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 पर सब्जेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट में आपने 20-20 ग्रेड पॉइंट, यानी कि 20-20 ग्रेड आपने स्कोर किया, ठीक है। बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में आपने 10-10 किया, ठीक है। 5 × 10 5 × 2 × 10 सॉरी 5 × 2 = 10 होगा, ठीक है। तो 30 नंबर उसके और 4 में 80 नंबर उसके, ठीक है, 80 पॉइंट्स उसके। तो 80 पॉइंट और ये हो गया आपका 110। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 22 से, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा क्रेडिट है वो 22 का है। तो जैसे ही हम इसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 आ जाएगा, यानी कि हमने 5 CGPA स्कोर किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्रेडिट पॉइंट, आपका ओवरऑल CGPA डिसाइड होता है, SGPA, ठीक है। दोनों सेमेस्टर का SGPA होता है और जो उसका टोटल होता है उसको CGPA बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आपको अभी भी ये समझ में ना आ रहा हो तो मतलब इसका टेंशन मत लेना, मैं सिंपली बोलता हूँ। और इस चीज़ का भी टेंशन मत लेना कि पेपर में कितना क्या उसका वो आने वाला है, यानी कि कितने टोटल मार्क्स का आने वाला है, क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है, उसकी टेंशन मत लो। बस ये सोचो कि जो मेरे पास बुक है उससे मैं बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कर सकूँ, मैं बेस्ट टू बेस्ट अपना ट्राई कर सकूँ, ताकि मैं सब सिलेबस याद कर सकूँ। फिर वहाँ पे जो भी पेपर आता है आप उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेट हमेशा चेंज होता रहता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है EVS का। तो EVS में कुछ टाइम पे ऐसा हुआ था, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे मिला था 1 घंटा, उसमें मुझे 3 क्वेश्चंस करने थे। और सेकंड सेमेस्टर में मुझे मिला था 1.5 घंटा, उसमें मुझे करने थे 4 से 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेट EVS का बहुत अनसर्टेन होता है और 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मतलब चेंज होता ही रहता है। तो उसमें भी टेंशन मत लेना, बस PYQ के हिसाब से रेडी कर लेना। मेरे पास भी PYQs है, मैं उसको अपलोड करूँगा, आप उसको भी देख लेना, बढ़िया तरीके से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपका प्रज्ञान पोर्टल लॉन्च होगा मैं उसका पूरा वीडियो बना दूंगा। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे मैं उसके पहले ही आपको एक अच्छे से दोबारा बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और फिर जैसे ही आपका ये सब ख़त्म होगा तो मैं एक CGPA के हिसाब से एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको किसी सेमेस्टर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे। फिर आपका सब बहुत स्मूथली जाएगा और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दोगे, ठीक है। आई होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। नहीं आया हो तो मैंने बोला है कि पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।